आज शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं और साथ में और भी मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। लेकिन अभी काफ़ी समय बाकी है। अंदर खाने से पता चल रहा है कि अंदर भी काफ़ी कला है। बहुत कठिन है डगर पनघट की किस तरह क्या हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में जो कम सीटें आई हैं उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के सर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कल शाम को एक बैठक में अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी के साथ हॉट टॉक भी हुई है। आगे क्या डिसीज़न होगा, क्या रणनीति बनने वाली है देश में और किस तरह से जो इनके साथ में अलाइंस कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनके साथ कैसा गठबंधन रहने वाला है, सरकार आगे कैसे चलेगी, इन बातों पर दो महान पत्रकारों ने चर्चा की है। आइए सुनते हैं क्या चर्चा हुई है इन दो महान पत्रकारों से। नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी की शपथ से ठीक पहले जेडीयू की तरफ से कह दिया गया है कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया था। इधर एनडीए के नेता लोग ऐसे विभाग मांग रहे हैं कि 56 इंची सम्राट की छाती दरकती जा रही है, सिमटती जा रही है। इधर तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई और उनकी मीटिंग में उनके डिप्टी सीएम ही मौजूद नहीं रहे। दोनों डिप्टी सीएम गायब थे। चारों तरफ अफवाहों का बाजार गर्म है, चारों तरफ चर्चाएं हैं कि क्या होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों के सिंहासनों की चूल्हे हिली हुई हैं। क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। केपी मलिक जी उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों की राजनीति को बहुत कायदे से समझते हैं, पूरा जीवन पत्रकारिता को समर्पित कर चुके हैं और बाल की खाल निकालते हुए आज इनसे एक सवालों पर बात करेंगे। केपी मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केपी मलिक जी, क्या नरेंद्र मोदी की शपथ से पहले ही बड़ा खेल तो नहीं होने जा रहा है? देखिए प्रज्ञा, अभी 24 घंटे हैं लगभग शपथ में, और ये 24 घंटे ये समझिए कि इसमें बीच में कयामत की रात भी है। आप ये देखिए कि अभी तो बाहर का वातावरण आप देख रहे हैं, अभी पार्टी के अंदर भी वातावरण बहुत गर्म है। मैंने पहले भी कहा आपको। देखिए आज वेंकैया नायडू जी का बयान आ गया है। कल जो है वहाँ का जो पूर्व अध्यक्ष हैं वेस्ट बंगाल के, उनका बयान आया था कि पार्टी में जो बाहरी लोग हैं उनका दबदबा चल रहा है और जो पुराने पार्टी के लोग हैं उनको वरीयता नहीं मिल रही है। तो इस तरह के सुर पार्टी में उठने लगे और ये उस बात को अमित शाह भी जानते हैं और उस बात को नरेंद्र मोदी, नड्डा, तमाम ये टीम जानती है। इसीलिए इन्होंने पहले एनडीए की मीटिंग को बुलाया और इसीलिए तमाम जो है मीटिंग पिछले 3 दिन से लगातार 24 घंटे मीटिंग चल रही है। आरएसएस के लोगों को भी बुलाया गया है। नागपुर हेडक्वार्टर ने इनके लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो दिल्ली के जो अधिकारी हैं, सेकंड लाइनर जो अधिकारी हैं आरएसएस के, उनको बुलाया गया, उनसे मीटिंग भी हुई है और वो नड्डा के घर पे ही मीटिंग हुई है। उन्हीं नड्डा के जिन्होंने कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकारों को बुला के लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था फुल पेज का कि अब हम जो है इतने मजबूत हो गए हैं कि हमारे पैर इतने मजबूत हो गए कि अब हमें आरएसएस की बैसाखी की जरूरत नहीं है। तो अब उनको तो तुरंत बैसाखी की जरूरत पड़ गई, तो वो धड़ाधड़ मीटिंग चल रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, आज मैंने काफी टाइम लगाया उस पर, इंटरनेट पे लगाया, प्रधानमंत्री की साइट पे लगाया, पीआईबी की साइट पे लगाया कि 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने हरी जैकेट पहनी है क्या? कभी वो दिखाई नहीं दी। तो एनडीए की मीटिंग में जो हरी जैकेट पहन के प्रधानमंत्री जी आए हैं, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? फिर मैंने अपने वरिष्ठ जो पत्रकार साथी हैं उनसे पूछा, तो ये क्यों पहनी हरी जैकेट? वो तुझे नहीं पता? मैं कहा हाँ, किसान लोग दुपट्टा वगैरह डाल के आते हैं, वो किसानों का रंग है। बोला नहीं, किसानों की छवि से बाहर आओ, तुम किसानों में घुसे रहते हो। ये मुस्लिम समाज के लिए अच्छा कलर माना जाता है हरा रंग। तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी को मुस्लिम समाज से कोई द्वेष भाव नहीं है, वो मुस्लिमों को भी गले लगाना चाहते हैं। वो क्यों गले लगाना चाह रहे हैं? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने लंबे चौड़े वादे आंध्र प्रदेश में कर दिए हैं और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब वो सारी चीजें करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी चंद्रबाबू नायडू की सारी बातें मानने को बाध्य हैं, वो मना कर नहीं सकते। तो इसलिए वो मुस्लिमों को भी गले लगा सकते हैं और ये भी हो सकता है कि उनके अगले भाषण में आप जो है मुस्लिमों के पक्ष में कुछ लंबी चौड़ी स्पीच सुन लें।
क्योंकि वो ऐसा भी पलटी मार सकते हैं। पलटी मार नाम नीतीश कुमार जी का है, लेकिन मोदी जी भी अब पलटी मार की कई सारी घटनाएं, कई सारे उनके चीजें आपको दिखाई देंगी अगर आप ध्यान से देखेंगे। कल देखा उसको संविधान को पार्लियामेंट में ऐसे उठा लिया था, हाथ में दोनों माथे से लगाया है उसी संविधान को। दूसरा, ऐसे ऐसे लोगों को जिनको कभी उनकी तरफ देखते नहीं थे, एक एक के पास जाकर नमस्कार कर रहे थे। तो ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव तब आया है। तो ये भी कह रहे हैं कि अडवाणी और नरेंद्र मोदी की अगल बगल की एक तस्वीर सामने आई जिसमें अडवाणी नरेंद्र मोदी की तरह कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी पिछले अडवाणी की तरह हाथ में हाथ धरे और मायूस बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि प्रतिभा जी से हमारे पुराने संबंध है, मैं तो उनके साथ काम भी कर चुका हूं, मैंने पहले भी बताया। अडवाणी जी की जो अभी तबीयत है या उनका स्वास्थ्य है अभी बहुत अच्छा नहीं है उनका। उनको थोड़ा सा आदमी को पहचानने में भी दिक्कत होती है। प्रतिभा जी उनकी सारी केयर करती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अडवाणी जी ने इनको पहचाना भी होगा कौन है, उनकी ऐसी स्थिति है। जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है, ये कल जोशी जी से मिलने गए थे। डॉक्टर मुरलीधर जोशी बिल्कुल अच्छी खासी स्थिति में है, वो पहचानते भी हैं, खड़े भी होते हैं, बात भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। वो उन्होंने ये अंदाज दिखाया है कि जब ये गए वो बैठे रहे और ये खड़े रहे, और बाद में फोटो खिंचवाने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया गया कि सर खड़े हो जी, एक फोटो खींचना है। उनको भी लगा कि अब क्या बिगड़ेगा हमारा इससे ज्यादा, जब कानपुर पे एक जो है छुटुइया पत्रकार को जिता के ले गई हमारी सीट पे, है ना। तो उन्होंने कल अपना दम दिखाया। तो कहने की बात यह है कि जिसको आप सालों साल से नहीं पूछ रहे हैं, अब आप द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, तो ये बदलाव मोदी जी में आया है। अब इसके अलावा अगर आप बात करें, पुराने भाजपाई बड़े खुश हैं। आपने अभी वेंकैया नायडू का जिक्र किया, उन्होंने तो कॉन्फिडेंटली कह दिया कि जो संदेश जनता देना चाहती थी, उम्मीद है कि लोग इसे समझेंगे जी। यानी जनता ने जिसलिए बदलाव किया है, उस बदलाव को नरेंद्र मोदी और शाह समझेंगे। ये बात इनडायरेक्टली बोल दिया है वेंकैया नायडू ने। तो पुराने भाजपाइयों में तो खुशी की लहर है, खुशी की भी है और कहीं ना कहीं एक दर्द भी झलकता है, क्योंकि मेरी बहुत सारे पुराने लोगों से बात हुई प्रज्ञा, उनका कहना यह है कि जो हमारी अस्मिता का प्रश्न था, जिसके लिए हम जाने जाते थे, जिसके नाम पे हम राजनीति कर रहे थे अयोध्या और राम मंदिर के नाम पे, और वही सीट अगर हम हार जाते हैं, ऐसी स्थिति में जब हमने इतना बड़ा काम किया है कि राम मंदिर बन गया, और राम मंदिर बनने के बाद में जहां हम चंद महीनों पहले ये सोच रहे थे कि राम मंदिर के मुद्दे की लहर पूरे भारत में होगी और हम 400 पार जीतेंगे, उसी राम मंदिर की सीट हम हार गए, दुर्भाग्य। और ये और उस सीट को, चलो उस सीट को भी हारे और बाकी जगह भी हम किसी तरह से मुश्किल से 240 पे पहुंचे, जहां हमें 400 पार इस बार होना चाहिए था। हम तो ये सोच रहे थे, ये क्यों हुआ? तो उसका आत्ममंथन भी वो लोग कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, किस प्रकार से इन्होंने उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को बाहर रखा, कल आपको आपकी जानकारी में नहीं होगा कि कल बहुत मंथन हुआ और बहुत हॉट टॉक यहाँ पे हुई अमित शाह और बाबा के बीच में, क्योंकि जब बाबा को जिम्मेदार ठहराया गया और ये कहा गया कि बाबा इस्तीफा दें, क्योंकि बाबा की वजह से हम स्टेट में इतनी सीटें गंवाए हैं और 30 सीटों का लगभग नुकसान हमें है, तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए बाबा इस्तीफा दें। तो बाबा भी जो है पूरा ठन गए और बाबा ने कहा कि मैं कैसे जिम्मेदार हूँ, क्योंकि शुरू में जो था ये था कि 70 सीटों पे अगर भाजपा के लोग लड़ेंगे तो 35 नाम बाबा देंगे और 35 नाम दिल्ली से तय होंगे। तो बाबा ने जो 35 की लिस्ट भेजी थी उसमें 30 के नाम काट दिए इन्होंने, 5 बाबा के लोगों को टिकट मिले। तो बाबा के जब लोगों के नाम ही आपने काट दिए और उसके बाद बाबा को आप किसी चीज में पूछ ही नहीं रहे, ठाकुर समाज के लोगों को मनाने के मामले में आपने देखा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मामले में आपने देखा कि आप बाबा का यूज ही नहीं कर रहे हैं। आप राजा भैया को मनाने के लिए, धनंजय सिंह को मनाने के लिए, और आप जो है वो जो एक पांडे साहब आए थे विधायक, उनके घर पे खाना खाने चले गए, तो आप बाबा को पूछ ही नहीं रहे। और ये बाबा के समाज के लोग थे सारे, अगर आप इनसे बात करते तो बाबा ठीक, बाबा ने ही कहा था कि धनंजय को छोड़ दो, धनंजय को टिकट दो, या चलो धनंजय की वाइफ को टिकट दिया। तो लेकिन बाबा की इन्होंने, जो बाबा ने कहा उसका उल्टा इन्होंने किया, और आज ये बाबा के सिर पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। तो बाबा भी जो है गदा लेके तैयार खड़े हुए हैं और बड़ा टकराव होने की उम्मीद है। अब उस टकराव में उत्तर प्रदेश जीतेगा, उस टकराव में दिल्ली जीतेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लड़ाई भयंकर है।
और आप ये देखिए कि अभी 24 घंटे जी हाँ, कल्याण सिंह के बेटे ने कहा है कि भीतरघात की, आपने जब योगी आदित्यनाथ के और शाह के बीच की टकराव की बात कही तो एक बात और याद आई, उनके बेटे कह रहे हैं कल्याण सिंह के कि भीतरघात की वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी है। तो क्या ये भीतरघात योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, यही आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कोई इस तरह की चीज की हो कि किसी को हरवाने के लिए उन्होंने फोर्स लगाई हो, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन योगी आदित्यनाथ का सहयोग भी बहुत ज्यादा नहीं था कि वो एक्स्ट्रा जोर लगाए और बहुत उत्साह से चुनाव लड़े और लड़वाएं। ऐसे कहीं योगी आदित्यनाथ के हमें दिखाई नहीं दिए, ना उनकी टीम काम कर रही थी। और इसके अलावा छोड़िए योगीनाथ जी को, आपको आरएसएस की टीमें नहीं थी, आपके जो दूसरे सहयोगी संगठन है उनके कोई लोग नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का जो स्थानीय कार्यकर्ता होता है, जो सबसे निचले दर्जे का कार्यकर्ता था, वो नदारद था। तो वो सारे कार्यकर्ता योगी जी को थोड़े ही थे, दिल्ली के भी तो होने चाहिए। जो सांसद लड़ रहा है, 10 साल से सांसद है, उसके भी तो कार्यकर्ता होने चाहिए। क्या वो सांसद क्या कर रहा था? खाली मोदी के चेहरे पर जीतना चाहता था। तो फिर ये भीतरघात की बात कहां से आई? ये बीजेपी के नेता किस भीतरघात की बात कर रहे हैं? आरोप तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लगाया जा रहा है कि हम हारे आपकी वजह से ही। देखिए, उनका मानना ये भीतरघात का मतलब ये है कि जो तमाम आपके जिला लेवल के कार्यकर्ता हैं, जिला लेवल के पदाधिकारी हैं, दूसरे संगठन हैं, ये खाली एक ही सीट पे नहीं हुआ, ये तमाम सीटों पे हुआ है। ये आरोप तो मेरठ में जो अरुण गोविल आए थे, उन्होंने तीसरे दिन ही लगा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो राजू भैया का बोलने का मतलब खाली ये है कि वो ज्यादा बारीकी से चीजों को जानते हैं, वो कल्याण सिंह के जमाने से जानते हैं। कल्याण सिंह खुद चुनाव हार गए थे। और कल्याण सिंह की घटना तो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे ख्याल से 2004 की बात है, इलेक्शन की। 2004 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में कल्याण सिंह जी लड़ रहे थे वहां से, और मुख्यमंत्री थे, हाँ, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे। और हम कल्याण सिंह जी का इंटरव्यू लेने गए, तो हम कमरे में गए तो उनको इंसुलिन उनका आदमी लगा रहा था। तो अरे बोला रुको रुको, तो हम गेट के बाहर खड़े हो गए। तो कल्याण सिंह का फोन मिला के उनके पीए ने दिया कि सर लीजिए, नेताजी का फोन है। और कल्याण सिंह ने नेताजी को कहा कि मेरी सीट खतरे में फंसी हुई है भाई, मेरी मदद करो। तो नेताजी ने उनकी मदद करी थी, तब कल्याण सिंह चुनाव जीते थे। मैं तो वो वाला रहस्य भी जानता हूं। तो ये पुराने राजू भैया सिस्टम को जानते हैं, इनको पता है, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, चाहे वो दूसरे किसी संगठन के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे सरकारी मशीनरी हो, किसी ने इनका सहयोग नहीं किया है। तो खाली योगी आदित्यनाथ पे या भीतरघात किसको कह रहे हो? भीतरघात में तो दिल्ली की टीम भी तो है, जो आसपास दिल्ली की टीम ने कौन सा सहयोग कर दिया इनको जिताने के लिए। और ये आरोप जो है योगी जी के ऊपर लग रहा है। अब मैंने इसीलिए कहा है कि इस जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, अब इसमें योगी जी जीतेंगे या दिल्ली जीतेगा, ये देखने के लिए आपको 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। जो मजबूत होगा वो जीतेगा। जी। तो अभी योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद नहीं रहे, दोनों नहीं पहुंचे। तो इसके पीछे क्या ये वही लड़ाई है क्या, दिल्ली और उत्तर प्रदेश वाली जो भयंकर तकरार? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रज्ञा, आप जानते हैं कि दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो अमित शाह के करीबी हैं, और अमित शाह ने ही उनको उप मुख्यमंत्री बना के बाबा के दोनों बॉडीगार्ड की तरह रखा है कि बाबा की हरकतों पे नजर रखी जाए और तमाम खबरें, हाँ, और तमाम खबरें जो है दिल्ली तक पहुंचाई जाए। तो इसलिए उनको रोका गया है। और आज जो कयामत की रात है वो दिल्ली में रहेंगे, और उसके बाद यूपी पे क्या करना है, पहले दिल्ली निपट जाए, दिल्ली का किला जीत लें। क्योंकि दिल्ली का किला जीतना भी इतना आसान नहीं है, उसमें भी कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि अभी अभी मैंने तो ट्वीट कर दिया है कि कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर कर दिया गया है। 3 बड़े मंत्रालय, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, और उधर चंद्रबाबू नायडू को विशेष राज्य का दर्जा, और आपको जो 3 बड़े मंत्रालय, स्पीकर, सब देने को तैयार है इंडिया गठबंधन। तो अब आप ये बताइए, 24 घंटे के बाद आपको शपथ होनी है। अगर शपथ में ये दोनों जीजा नाराज हो गए और दूल्हे राजा बारात लेके पहुंचेंगे और लड़की गायब उधर से, तो शादी कहाँ होगी फिर, है? तो गांव में हमारे कहावत है ना, कानी के ब्याह को 100 जोखू।
तो ये कहानी की जो शादी हो रही है लड़की की, किसी ने भांजी मार दिया, दूल्हे ने घूंघट उठा के देख लिया और वो बिदक गया, मैं तो शादी नहीं करता इससे। तो ये वाली जोखो भी चल रही है यहाँ दिल्ली में। तो इसलिए जो है जब तक खेल हो सकता है, मतलब नरेंद्र मोदी की शपथ से पहले बड़ा खेल होने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल हो सकता। देखिए खेल तो प्रज्ञा होने वाला है, खेल तो शपथ के बाद भी हो जाएगा। आपको ये समझना होगा कि चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी तुरंत क्या है। चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी ये है कि एक तो खस्ता हाल है आंध्र प्रदेश, उसको तत्काल जरूरत है संजीवनी की। तो संजीवनी ये है कि राहत पैकेज तुरंत मिलेगा उसको, 15 दिन के अंदर आंध्र प्रदेश को एक बड़ा राहत पैकेज मिलेगा। इसके अलावा जो उनके ऊपर ईडी की तलवारें लटकी हुई हैं, ईडी के तमाम केस हैं, 15 दिन के अंदर वो वापस होंगे। तो ये मेन चीजें उनकी हैं। मंत्री और स्पीकर तो सब देखे जाएंगे। तो ये 2 चीजें उनकी फाइनल होनी है, उसके बाद पता चलेगा कि सरकार कितने दिन चलनी है, क्या होना है, वो सब बाद की बातें हैं। नीतीश कुमार की कोई खास डिमांड है नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है यहाँ मेरा कुछ अगर मामला खराब होता है तो उधर तो मेरे लिए बड़ी बड़ी जो है चीजें हैं, वो तो प्रधानमंत्री पद देने को तैयार है, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो उनको तो मुफीद है उधर भी, और उनको कोई दिक्कत उधर भी नहीं है। तो इसलिए वो तो अपना मजा ले। पहले लग रहा था कि भीतर ही भीतर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कोई बड़ा खेल करने की कोशिश में है, फिराक में है, लेकिन जैसे नीतीश कुमार ने अपने हमउम्र नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए, तमाम कयास फेल हो गए। कि नीतीश कुमार की क्या मजबूरी रही जो नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए? देखिए प्रज्ञा, ये सब अभिनय कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन भी अगर किसी के पैर छूते हैं, 5 करोड़ का पैकेज उन्होंने ले लिया है और डायरेक्टर उनको कह रहा है कि ये 10 साल की लड़की इसके पैर छू लेंगे, वो तो अभिनय कर रहे हैं। नीतीश कुमार अभिनय कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार ने दासता स्वीकार कर ली है नरेंद्र मोदी की? नहीं, वो दास्ता है या कोई चालाकी है या कोई वो नाटक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो तो मैं तो बता दिया ना आपको कि वो अभिनय कर रहे हैं। वो अभिनय कर रहे हैं और वो हो सकता है उसमें भी उनकी कोई चाल हो, वो विश्वास जताना चाह रहे हो, क्योंकि सामने वाला बड़ा होशियार है। सामने वाले को पता है कि ये पलटी मार बाबा है, कब पलटी दे जाए। तो वो थोड़ा विश्वास बढ़ाना चाहते हो कि हमने तो आपकी दास्ता स्वीकार कर ली है और हम तो आपकी तमाम बातें मान। उनका भाषण देखिए कितना लच्छेदार, कितना बढ़िया भाषण नीतीश कुमार जी ने बहुत दिनों के बाद दिया होगा। नहीं तो हम उनके पिछले भाषण सुने और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो हम चुनाव में देख रहे थे, हमें लगता था कि इनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। आपने देखा होगा वो जो कमल का जो उनको चाइनीज खिलौना दिया गया था, उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे थे वो, तो उनका समझ नहीं आ रहा था कुछ। लेकिन कल तो बड़े उसमें थे, वो जोश खरोश में आप देखिए, तो वो मजा ले रहे हैं और वो सिर्फ अभिनय कर रहे हैं। जैसे किसी फिल्म में अभिनेता अभिनय करता है, वो ऐसे अभिनय कर रहे हैं। और दूसरी बात आप जानते हो प्रज्ञा कि जो जितने लोग राजनीति में हैं उनकी नैतिकता, सुचिता, सिद्धांतवाद कुछ नहीं होता, मेरा ये मानना है। मैं अपना 3 दशकों का आपको नेताओं का ये बता सकता हूं कि चंद नेता हैं, अभी भी हैं, जिनकी नैतिकता, सुचिता थोड़ी बहुत बची हुई है। नहीं तो नेताओं में कोई नैतिकता, सिद्धांतवाद, सुचिता कुछ नहीं है। ये वक्त पड़ने पे कैसे पलटी मार सकते हैं, वक्त पड़ने पे किस गधे के पैर छू सकते हैं, ये यही कर सकते हैं, वो हम और आप नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी पैर छूने के लिए झुके। और मोदी जी की महानता देखिए, उन्होंने रोक दिया। अरे मोदी जी की महानता बड़ी है, सो नीतीश कुमार की महानता नहीं है, उन्होंने रोक दिया। अगर वो नहीं रोकते तो पूरे पैर छूते ढंग से नीचे तक। तो ये सब अभिनय चल रहा है। हम लोग ताली बजाने वाले बैठे थे वहां, 500 लोग वो बजा रहे थे, तालियां भी तो गड़गड़ाहट बज रही थी, ताली बज रही है वहां। तो सब ये चल रहा है जी। तो सर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच ये जो तलवारें खींची हुई हैं, इसका हम क्या हश्र क्या देख रहे हैं, होने क्या वाला है? क्योंकि चारों तरफ चर्चाएं बहुत जोरों पर हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको क्या लग रहा है, हो क्या सकता है? 24 घंटे बचे हैं, मोदी जी शपथ लेने वाले हैं। कहा जा रहा है कि शपथ से पहले कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और जो बहुत बड़ा होने वाला है वो होने वाला है उत्तर प्रदेश से ही, उसकी चिंगारी उठने वाली। देखो प्रज्ञा, उत्तर प्रदेश में होना बहुत कुछ है, और मैं आपके चैनल पे कई बार ईमानदारी से कह चुका हूं, और मैं आज भी वही बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला है, मेरा मानना यह है 80% वोट आज भी बाबा के चेहरे पे मिला है। अगर मोदी जी को ये गलतफहमी है कि उनके मोदी के नाम पे
भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट मिला है, तो वो भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह और दिल्ली नेतृत्व गलतफहमी में जी रहा है। लेकिन ये जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में भयंकर त्रिकोणीय चुनाव होगा। मायावती जी ने जो ये बलिदान दिया है, इस बलिदान की कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी, और इस बलिदान का जो लाभ है वो मायावती जी को अगले 2027 के चुनाव में मिलेगा। क्योंकि आपको मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा कि जितने उनके समाज के लोगों से हमारी बात होती थी, उनका कहना यह था कि हम संविधान बचाने के लिए विपक्ष को वोट दे रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। जब हम बात करते थे परंपरागत वोट मायावती का कैसे करेंगे, बोला 2027 में देख लेंगे। तो 2027 में मायावती का वोट फीसद अच्छा होगा। अब वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगी, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में आ गई है। आज अच्छा खासा वोट बैंक, अच्छे खासे विधायक समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में हैं। इतनी बड़ी संख्या में आपके लोकसभा में MP आ गए हैं, जितना खुद समाजवादी ने कभी सोचा नहीं होगा। तो आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में है। आप सोचिए, देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन गई है। भाजपा और कांग्रेस के बाद सबसे अधिक नंबर रखने वाली समाजवादी पार्टी है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में इग्नोर करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। और आने वाले टाइम में, क्योंकि क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली नेतृत्व फिलहाल है, वो धीरे धीरे योगी जी को कमजोर करना चाहेगा, और इस आपसी लड़ाई का फायदा जो है वो विपक्षियों को मिलेगा। और उसकी तस्वीर आपने हिमाचल में भी देखी। हाँ जी। उसकी तस्वीर आपने कर्नाटक में, हिमाचल में, बाकी जगह में भी देखी। तो इसलिए जो है नुकसान होगा वहां पे। जी तो सर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर इल्जाम लगा करके कि जो हार हुई है वो योगी आदित्यनाथ की वजह से हुई है। हालांकि अगर जीत नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होती है तो हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। और यहाँ तो साफ है कि जनता ने नरेंद्र मोदी को जनादेश नहीं दिया, इसीलिए बनारस में जीत करके भी वो हारे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि जो भीतरघात हुआ वो उत्तर प्रदेश से हुआ, बाबा के ऊपर जो तलवार चलाने की कोशिश की जा रही है, क्या लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, शपथ लेते हैं, उसके बाद में एक ही टारगेट होगा कि बाबा को किनारे लगाया जाए? एक तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है, व्यू रचा जा रहा है। प्रज्ञा, उसमें यह देखना होगा कि क्या नरेंद्र मोदी इतने मजबूत हैं कि वो बाबा को हटा सकें। भारतीय जनता पार्टी में अभी इतनी मजबूती मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह में इतनी मजबूती बची हुई है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी को अपने तरीके से हाँक सके। मुझे नहीं लगता। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और RSS में अभी अंदर क्या चल रहा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे कि मैंने आपके यहाँ भी आशंका पहले जताई थी, अगर आज शिवराज चौहान खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं मैं भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं, और वो अपनी सारी तमाम चीजें गिनवाते हैं, 8,20,000 से जीत के आए हैं, 100% उनका रिजल्ट है, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले MP रह चुके हैं, और इनका तो एक राजस्थान उसका गुजरात का MP भी हार गया है, आप 3 बार के CM हैं, आपका प्रदेश भी छोटा है, आप तो हर लिहाज में उनसे कम है, तो वो क्यों नहीं आ सकते? तो इस तरह की आवाजें भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठ सकती हैं, और आप अभी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं बचे कि आप PM भी बने और उधर डायरेक्शन भी दें। आप फायदा तो कर नहीं रहे, उल्टा नुकसान करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ भी जानता है कि अगर योगी को छेड़ते हैं तो यूपी हाथ से निकल सकता है, क्योंकि इतना मजबूत कोई, तो देखिए आपके सामने नतीजा है। आपने हरियाणा जो है भाजपा के हाथ से चला गया, इस बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना पाएगी ये संभव ही नहीं है। अगली बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान या मध्य प्रदेश में सरकार बना लेगी ये संभव ही नहीं है, क्योंकि आपने इतने क्रांतिकारी मुख्यमंत्री वहां बना दिए हैं, ये क्या गुल खिलाएंगे? तो आपको कोई बहुत बड़ा फायदा वहां होने वाला नहीं है। और वो रिमोट से चलने वाला जमाना दिल्ली का अब चला गया। अब दिल्ली के रिमोट के सेल खत्म हो चुके हैं, दिल्ली के रिमोट की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो चुकी है, वो चल ही नहीं रहा रिमोट। तो इसलिए योगी को हटाने की कोशिश इनकी पूरी होगी, लेकिन योगी को ये हटा पाएंगे मुझे तो मुश्किल लगता है, और योगी इतने हल्के नहीं है। देखिए, मैंने क्या कहा था आपको,
जो मेरा आज भी मैं कायम हूं उस पे कि जो 40 डंडे की सीढ़ी थी बाबा, और आप भीतर घात की अगर आप बात करते हैं, बाबा ने जरूर कोशिश की हो। राजनीति में सब होता है, शाम दाम दंड भेद अगर आप कर रहे हैं तो सामने वाला भी करेगा। और जब मेरे सामने शेर खड़ा हुआ है, या तो वो मुझे खाएगा या मैं उसको मारूं। तो यहाँ तो वॉर चल रहा है, तो उस वॉर में बाबा ने अपनी जान बचाने के लिए अगर किसी शेर का शिकार कर दिया तो इसमें क्या दिक्कत है। तो बाबा मस्त हैं, बाबा से ना कोई भाजपा के लोग नाराज हैं और ना संघ के लोग नाराज हैं। चंद लोगों के नाराज होने से, जो कभी पावरफुल थे, उनके नाराज होने से बाबा को कोई दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता जी। अच्छा, एनडीए के लोग जो छाती चौड़ी कर करके जो जितने बड़े बड़े विभागों की मांग कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि 56 इंच की छाती इतने बड़े बड़े विभागों को एडजस्ट कर पाएगी, इतना बड़ा दिल रख पाएगी? मैं प्रज्ञा इसीलिए आपको कह रहा हूं कि ये सरकार अगर बन भी गई तो ये सरकार हो सकता है वाजपेयी जी की 11 दिन की सरकार हो, 11 महीने की सरकार हो, क्योंकि ये इतने सारे एलाइज को एक साथ लेके चलना तराजू में मेंढक तोलने के बराबर है। इनकी इतनी डिमांड्स शुरू हो जाती हैं और रोज रूठा मनाई ऐसे चलेगी। कोई कहेगा हमारे ये विभाग नहीं चाहिए था, हमें तो वो विभाग चाहिए। अब आपको मान लिया जिसको विभाग मिल गया, बोला ये तो हमारा चेयरमैन बनना चाहिए था, वो बीजेपी वालों ने अपना चेयरमैन बना लिया, तो उसी में लड़ाई हो गई। कहीं दूसरा पता चला ये सेक्रेटरी आपने अपना क्यों लगा दिया, ये तो मंत्री की बात ही नहीं सुनता है, हटाइए इसको, हमारा लाइए। तो ये तमाम इस तरह की उठापटक चलेंगी और उसमें फिर रूठा मनाई चलेगी और कई लोग छोड़ के भागेंगे और सरकार पे खतरा मंडराएगा। ये नीतीश बाबू को भी पता है, ये चंद्रबाबू को भी पता है और ये प्रधानमंत्री जी को भी पता है, ये अमित शाह को भी पता है। ये तमाम लोगों को पता है कि ये खेला होगा। और वो जो खेला इनके वाला जो है स्पेशल वाला, महाराष्ट्र वाला जो इनका एक फॉर्मूला 3 है, वो वॉशिंग मशीन वाला या दूसरे वाला है ना, जो इनका चलता है कि तोड़ने टूटने वाला, वो टूटने टाटने वाला दिखाई देता नहीं, क्योंकि तोड़ के भी काम नहीं चल रहा है। सारी पार्टियों को तो आप तोड़ नहीं लोगे। अगर आपने कोई एक पार्टी तोड़ भी ली, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। और ये 1-1, 2-2, 3-3 वाले क्या करेंगे ये? तो इसलिए बहुत मुश्किल है। ये जो रास्ता है ये बड़ा कांटों भरा है। और जो इस बार जिस सिंहासन पर मोदी जी बैठने जा रहे हैं, अब ये कंफर्टेबल वाला कालीन वाला नहीं है, ये जो इस पर वो बिछी हुई है मलमल वाला नहीं है ये। इसमें जगह जगह आलपिने, हाँ आलपिन नहीं का, वो कांटे तो लगे हैं, कई जगह लोहे वाले कांटे भी, आलपिन भी डाल रखे हैं कई लोगों ने। तो ये बहुत मुश्किल है। किसाने के लिए तो कीलें लगाई गई थी मोटी, इनके लिए तो इनके तो सिंहासन पे किसी ने चुपचाप बिखेर दी है, आलपिन डाल दी है निकाल के। तो इतना आसानी से नहीं बैठ पाएंगे ये, तो बहुत मुश्किल होने वाली है आने वाले समय में जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चारों तरफ अफवाहों का माहौल गर्म है, ये बाजार हर तरफ अफवाहों से भरा हुआ है कि क्या होने जा रहा है। चर्चाएं हर तरफ यही है कि नरेंद्र मोदी की शपथ से पहले क्या बड़ा होने जा रहा है। लेकिन ये तो बात तय है कि कुछ बड़ा जरूर होने जा रहा है, और वो शुरुआत कहाँ से होगी ये देखने वाली बात है।